हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। दोस्तों, ग्रीस यूरोप शेंगन की वैकेंसीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ग्रीस क्यों इतना लाइमलाइट में है। नवंबर स्टार्ट होने वाला है, नवंबर 2025। अगर आप मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं या फिर आप मेरे जैसे ही कुछ और रजिस्टर्ड ओवरसीज प्लेसमेंट कंसल्टेंट्स को फॉलो कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं, जो कि जेन्युइनली काम करते हैं, तो आपको एक बात तो समझ आ गई होगी दोस्तों कि ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं इनका एक तरीके का साइकिल चल रहा होता है। यानी कि कभी किसी कंट्री का प्रोसेस इजी हो जाता है, कभी किसी कंट्री का प्रोसेस थोड़ा सा टफ हो जाता है, और ये अपने आप चेंज होते रहते हैं हर 1 साल 2 साल 3 साल में। क्योंकि देखिए होता है क्या, ये जो कंट्रीज हैं ये अपनी डिमांड के हिसाब से किसी भी देश को किस प्रकार के कर्मचारी चाहिए, कामगार चाहिए और किन देशों से चाहिए, उसके हिसाब से वो नियमों को जो है आसान या टफ बनाते रहते हैं। क्लियर हुआ? फिलहाल जो अगले 2 सालों का जो मैं प्रोजेक्शन आपको बता रहा हूं दोस्तों, जो क्लैरिटी के साथ हम बता रहे हैं, बहुत ही सॉलिड ग्राउंड्स पर आपको बता रहे हैं। पिछले भी कुछ ब्लॉग्स में मैंने कुछ देशों के नाम लिए थे, जो मैंने आपको बताया था कि इन देशों का प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं, पहली बार यूरोप जा रहे हैं, शेंगन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, चाहे आपका अल्टीमेट एम आप 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 2 साल बाद आप कहीं भी जाना चाहें, शेंगन के किसी और देश में जनरली जाना चाहें, हाँ वो संभव है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है कि पहला देश आपने ऐसा चुनना है जहाँ का प्रोसेस इजी हो। इजी से मेरा मतलब क्या है? देखिए, जो समय लगता है यूरोप का वह तो लगता ही है, जो क्राइटेरिया है वह तो अपनी जगह पर है ही है, लेकिन वर्क परमिट आने के बाद में वीज़ा स्टैंपिंग होनी चाहिए, डेट्स वगैरह को लेकर इश्यूज नहीं होने चाहिए, जो कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा कि देखिए जैसे जर्मनी है या फिर स्लोवाकिया है, इन देशों के वर्क परमिट्स तो टाइम से पहले आ रहे हैं, लेकिन डेट्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। हालांकि ये दोनों ही देश बहुत बढ़िया हैं, जर्मनी भी बहुत अच्छा देश है, स्लोवाकिया भी बहुत अच्छा देश है। और आपने हमारे पास या फिर किसी और रजिस्टर्ड एजेंसी के पास अगर इन देशों की फाइल लगा रखी है और आपकी कंसल्टेंसी आपको बोल रही है कि थोड़ा रुकिए, आपको स्लॉट लेकर देंगे, तो प्लीज़ मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनको जरूर सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, अगर आप विड्रॉ करेंगे तो नेचुरली वो जो रजिस्टर्ड एजेंट होंगे वो क्या करेंगे, आपकी जगह किसी और की फाइल उठाकर लगा देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो फुल करना होता है, राइट? चाहे मैं हूं या कोई भी हो, अगर हमने किसी यूरोपियन क्लाइंट से कॉन्ट्रैक्ट उठा लिया, मान लो 20 आदमी का कॉन्ट्रैक्ट है, अब उसमें से 20 में से 5 लोग पीछे हट गए कि नहीं सर अभी वेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा? नई 5 फाइलें उठा ली जाएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमें तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना होता है। तो अब अगर आप नई फाइल्स दे रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि पैरेलली ऐसा कौन सा कंट्री है कि सर एक और देश में हम फाइल लगा लें, तो आप कोई एक और कंट्री बता दीजिए जिससे कि श्योरिटी के साथ हमें फिर टेंशन ना रहे कि हाँ हमारा जो है अल्टीमेटली वी रीच आवर एम, राइट? तो दोस्तों वो देश है ग्रीस। अब ग्रीस के साथ आपने देखा होगा, आप थोड़ा सा गूगल कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी जियोपॉलिटिकल करंट अफेयर्स की बातें हम लोग यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पर हम डायरेक्टली आपके साथ जो है ओवरसीज वैकेंसीज रिक्रूटमेंट की बात करते हैं। इन शॉर्ट, ग्रीस गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, पहले भी अच्छे थे और अब तो और अच्छे हो चुके हैं, ठीक है? और हर एक पर्सपेक्टिव से ग्रीस गवर्नमेंट के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं हमारे देश के साथ में। और ग्रीक अथॉरिटीज, ग्रीस की जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने अश्योरिटी दिया है कि लार्ज नंबर्स में दे आर गोइंग टू रिक्रूट इंडियंस, ऑफ कोर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट, कि उनको किन कैटेगरीज के लिए कितने लोग चाहिए। अब हमारे पास आपने देखा है हॉस्पिटैलिटी की बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, सिविल कंस्ट्रक्शन की बहुत सारी वैकेंसीज आ रखी हैं, जिनका रिक्रूटमेंट, स्क्रीनिंग, सब कुछ हम लोग इसी वीक से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? आप ये मान के चलें कि नवंबर बहुत ही फास्ट जाने वाला है ग्रीस के लिए। तो अगर आप शेंगन के लिए कोई कंट्री ढूंढ रहे थे जहां से आपको इजीली वर्क परमिट के साथ साथ वीजा भी मिल सके, तो आप ग्रीस को सीरियसली कंसीडर करें, ठीक है? ये मेरा आप सभी के लिए एडवाइस है। अब जॉब रोल्स बहुत सारे हैं। फिलहाल मैं बात करूंगा उन जॉब रोल्स की जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा हमारे पास हॉस्पिटैलिटी के भी बहुत सारे प्रोफाइल हैं। ध्यान रहे, इन सभी के लिए आप भारत के साथ साथ गल्फ देशों से भी आवेदन कर सकते हैं, अपना प्रोसेस आप वहां से भी स्टार्ट करा सकते हैं, ठीक है? वर्क परमिट आने के बाद आपका सबमिशन वगैरह कहाँ कराएंगे वो देख लेंगे, मतलब कहाँ पे ईजी रहेगा आपके लिए और हमारे लिए पेपर्स के हिसाब से। आप किस कंट्री में, देखिए कुछ गल्फ के देशों में एम्प्लॉयर बहुत ही कोऑपरेटिव होते हैं, कुछ गल्फ के देशों में एम्प्लॉयर इतने कोऑपरेटिव नहीं होते, तो उस हिसाब से हम विल वर्क इट आउट। तो फेज 1 तो हमारा ये रहेगा ना कि पहले आपके डॉक्यूमेंट्स वहां से मंगा लें, उसके बाद देखते हैं कि सबमिशन और स्टैंपिंग कहाँ से करवानी है, ठीक है? तो ध्यान रहे, मल्टीपल वैकेंसीज है यहाँ पे, बहुत सारी वैकेंसीज ऐसी हैं जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं। प्लीज नोट करें इस बात को, ऐसी भी वैकेंसीज हैं जहाँ पर फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? और हॉस्पिटैलिटी के लिए जो कैंडिडेट होटल मैनेजमेंट में जा रहे हैं, उनको हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज दे रहे हैं। उसके लिए मैंने एक ब्लॉग में बहुत डिटेल में बात किया है। पुराने जो 2 ब्लॉग्स मैंने आपके लिए बनाए थे ग्रीस के, उनके लिंक्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, थोड़ा आप डिटेल में जाकर देख लें, उस ब्लॉग को आपको समझ आ जाएगा। फिलहाल मैं आपको वैकेंसीज बता देता हूँ। अब ध्यान रहे, ग्रीस के लिए हम लोग 2 तरह के वीजाज दे रहे हैं, कंफ्यूज ना हो।
देंगे प्रॉपर क्लास डी, देंगे शेंगन वीज़ा, आपको वर्क वीज़ा ही पर जाएंगे। आपको पता है हम लोग कभी शॉर्टकट नहीं अपनाते कि आपको यहाँ से टूरिस्ट वीज़ा पर भेज दिया हमने यूरोप, ऐसा कभी नहीं हमने किया, ठीक है। क्योंकि टूर एंड ट्रेवल के लिए हमारी डिफरेंट कंपनी है जो, और वहाँ पर हम लोग जेन्युइन ट्रैवलर्स को ही भेजते हैं, राइट। तो उसके लिए हमने एक डिफरेंट फर्म बना रखी है। अगर आपको टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड इंक्वायरीज करनी है, अगर आप यूरोप घूमने के लिए जाना चाहते हैं एज अ जेन्युइन ट्रैवलर, तो फिर आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं वर्किंग आवर्स में, हमारी टीम आपको असिस्ट कर देगी। फिलहाल यहाँ पर बात हो रही है जेन्युइन वर्क वीज़ाज की, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, दो तरह के वर्क वीज़ाज की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए हॉस्पिटैलिटी के लिए तो मैंने जो बात किया था आपसे वो किया था, जो 5 साल तक का हम आपको एक टीआरसी बना के दे रहे हैं, और वीज़ा भी हम आपको क्लास डी वहाँ पर दे रहे हैं। तो रीज़न क्या है, क्योंकि होटल्स जो हैं अधिकतर वो ग्रीस के वो आइलैंड्स पर हैं। जैसे देखिए भारत में गोवा है, उदाहरण दे रहा हूँ, या अंडमान हमारा भी कितना डेवलप हो रहा है, अंडमान निकोबार वगैरह ना, एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। लेकिन जो आइलैंड की तरफ जो कोस्टल एरियाज में जो होटल्स होते हैं वो कोई 8 महीने खुलता है, कोई 9 महीने खुलता है, कोई 7 महीने खुलता है। तो जो ऑफ सीजन होता है उसमें या तो वो 1 महीने की एक्स्ट्रा पगार देते हैं, बोलते हैं अपना देश चले जाओ, या फिर बोलते हैं कि आप मेनलैंड, जहाँ पे प्रॉपर मेनलैंड है, वहाँ जाके काम कर लो कुछ और। तो हम दोनों तरह के ऑप्शन दे रहे हैं हॉस्पिटैलिटी के कैंडिडेट्स को। अब जो बाकी के ये सिविल कंस्ट्रक्शन और बाकी के फ्रेशर्स की जो वैकेंसीज हैं, इनको हम नॉर्मल वीज़ा दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग क्रोशिया, बुल्गारिया, माल्टा, रोमानिया, इन देशों में देते हैं, या किसी और कंट्री में देते हैं। नॉर्मल जो क्लास डी शेंगन वीज़ा होता है, 1 से 2 साल का एश्योरेंस आपको देते हैं। आगे आप चाहें तो एक्सटेंड करा सकते हैं, आप चाहें तो कंट्री बदल सकते हैं, जनरली आगे भी बढ़ सकते हैं। तो पहले स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ग्रीस की ऐसी कौन सी वैकेंसीज हैं जिसमें आप एज अ फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, सैलरीज अच्छी हैं, और सबसे अच्छी बात है कि कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हमारा जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले कुछ जनरल वैकेंसीज की बात कर लेते हैं, जहाँ पे एक 8th पास, 10th पास, 12th पास नॉर्मल कोई भी व्यक्ति जा सकता है। एग्रीकल्चर वर्कर्स, फैक्ट्री प्रोडक्शन वर्कर्स, बैगेज हैंडलर्स ये एयरपोर्ट पर डिप्लॉय होंगे। इसके अलावा क्लीनर्स और मल्टीपल तरह के हमें हेल्पर्स चाहिए और पोर्टर्स चाहिए। तो ये तो वैकेंसीज कुछ ऐसी मैंने आपको बता दी, जहाँ पर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, आपको हार्डकोर कोई स्किल नहीं आता, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैकेंसीज तो आप लोगों के लिए होगी। लेकिन ध्यान रहे, इन सभी डेजिग्नेशन के लिए हमारे पास 5 to 7 ऑन एन एवरेज इतनी वैकेंसीज है। मतलब ऐसा नहीं है कि 20-20 वैकेंसी, आपको पता है यूरोप में बहुत लिमिटेड वैकेंसी आती है। कई बार तो किसी डेजिग्नेशन के लिए जो है 2 या 5 ही लोग चाहिए होते हैं। तो जो फाइल्स हमें पहले मिल जाएंगी हम उनको जो है एक्सेप्ट कर लेंगे, और हमारी टीम फिर आपको बता देगी कि सर ये पर्टिकुलर डेजिग्नेशन जो है क्लोज हो चुका है, ठीक है। अब आ जाते हैं कुछ स्किल्ड डेजिग्नेशन की तरफ, फिर बात करेंगे हॉस्पिटैलिटी की डेजिग्नेशन की, ठीक है। अब स्किल्ड डेजिग्नेशन बहुत सारे हैं, डिस्क्रिप्शन में जाकर आप गो थ्रू कर सकते हैं। मैं आपके लिए बस रीड आउट कर देता हूँ। मार्बल एंड स्टोन प्रोडक्शन वर्कर, ठीक है, जिनको मार्बल का, पत्थर का काम आता है, वे भाई हमें चाहिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, अब देखिए जब मैं बोल रहा हूँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, अब ये इंडस्ट्री हो गई पूरी, प्लांट्स हो गए, फैक्ट्री हो गए। अब सोचिए जहाँ पे कपड़ा बनता है, ठीक है, रॉ मटेरियल से पूरा जो है डिज़ाइन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो कितनी तरह के काम होंगे वहाँ पे। मशीन ऑपरेटर्स होंगे वहाँ पे, क्लीनिंग होंगे, डाई वाले होंगे, हेल्पर्स होंगे, पैकर्स होंगे, लोडर्स होंगे। सोचो हम यहाँ पर बोल रहे हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री वर्कर्स। तो अगर आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड कोई भी काम आपने किया हुआ है तो आप प्लीज़ हमें कंसल्ट करें। इंडस्ट्रियल वर्कर्स, अब इंडस्ट्रियल वर्कर देखिए एक शब्द है, इंडस्ट्रियल वर्कर मतलब जितनी वहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं उसके लिए हमें वर्कर्स चाहिए। यूजुअली ये ब्लू कॉलर जॉब होते हैं, जैसे कि लाइन पर आपको खड़ा करा जाता है, ठीक है। आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, नॉर्मल BA, BCom, BSc किया हुआ, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री वर्कर्स, तो यहाँ पर तो हम पूरी इंडस्ट्री आपको बता रहे हैं, ठीक है, कि इन इंडस्ट्रीज में आपको लगा देंगे। इसके अलावा हमें कारपेंटर चाहिए, स्किल्ड कारपेंटर यहाँ पर हमें चाहिए, ठीक है, जिसको अच्छे से आता हो वुड वर्कर का काम। इसके अलावा हमें फैक्ट्री के प्रोडक्शन वर्कर, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो यहाँ पर भी हमने लिखा हुआ है। इसके अलावा हमें सोफा और कुशन मेकर्स चाहिए, जिनको सोफा का काम आता है, कुशनिंग वगैरह का काम आता है। अच्छा, हमें इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियन चाहिए दोस्तों, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिशियंस प्लीज आप नोट करें। इसके अलावा हमें जो है वेल्डर्स और प्लम्बर्स चाहिए। ट्रेडमैन तो देखिए सभी ऑलमोस्ट चाहिए, ठीक है। ग्लास प्रोड्यूसर्स चाहिए, स्टोन मैसन के फोरमैन चाहिए। अब देखिए फोरमैन में हम किसकी फाइल लेंगे, जिनके पास 5 to 7 ईयर्स का GCC का एक्सपीरियंस है, उनको ही हम एज अ फोरमैन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो कोई बहुत ज़्यादा सैलरी का डिफरेंस नहीं है, स्टार्टिंग में लगभग बराबर ही वो दोनों को दे रहे हैं सैलरी। तो आप बोलेंगे सर फिर फोरमैन में जाकर फायदा क्या है। देखिए फोरमैन जो होता है ना, वो लुक आफ्टर करता है, वो खुद से काम नहीं करता। जो फोरमैन मतलब आपको पता है ना, टेक्निकल कामों में जो एक तरह से सुपरवाइजर होता है, टीम लीडर होता है, उसको हम फोरमैन कहते हैं। तो फोरमैन की सैलरी भी उतनी है जितनी एक नॉर्मल है, क्योंकि देखिए सैलरीज तो यहाँ पर हमने आपको बेसिक बताई है। रफली यहाँ पर जो सैलरी है वो 1000 से 1200 यूरो हम आपको बता रहे हैं। बाकी का कितने घंटे कितने दिन आपने काम किया उसके हिसाब से आपको पता है वेजेस बनती हैं यूरोप में। एक मोटा अगर आप बोले सर जी कितनी कमाई हो जाएगी, तो 1000 से 1200 यूरो आप कमा लेंगे, जो कि लगभग लाख से 1.25 लाख रुपए बनता है भारतीय रुपए में। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब
इसके अलावा हमें एग्रीकल्चर मशीनरी टेक्नीशियन, अब जितनी भी एग्रीकल्चर में मशीन्स यूज होती हैं, अब देखिए आप भारत में तो हमने ट्रैक्टर देखा है, थ्रेसर्स देखे, 50 तरह की मशीनें होती हैं, क्योंकि हमारे भारत में क्या है आजकल जो खेत हैं उनके साइज कई बार बड़े छोटे होते हैं, पहाड़ में खेती अलग तरह की होती है, राजस्थान में अलग होती है, पंजाब में अलग होती है, बट आप एक बार गूगल कर लें कि यूरोप में किस तरह से एग्रीकल्चर फार्मिंग होती है, स्पेशली इन ग्रीस, तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से वहाँ पे मशीनें यूज होती हैं। तो उनके टेक्नीशियंस हमें चाहिए। मोटा मोटा देखिए, अगर आप एक मैकेनिक है या टेक्नीशियन है, अगर आप ये सब रिपेयर कर लेते हैं तो आप बाकी का भी कर ही लेंगे, ठीक है। इतना कोई ये न्यूक्लियर साइंटिस्ट तो चाहिए नहीं, यहाँ पे नॉर्मल खेती के जो मशीनें हैं, औजार हैं, उनके लिए टेक्नीशियन चाहिए। ये काम आप आसानी से कर सकते हैं अगर आप भारत में ट्रैक्टर वगैरह को रिपेयर कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं तो, ठीक है। बस साइज बदल जाता है, दैट्स इट, है ना, ब्रांड्स बदल जाती हैं, बट बेसिक्स तो सेम ही रहते हैं एग्रीकल्चर में। इसके अलावा हमें निटिंग एंड स्विंग टेलर्स चाहिए, वर्कर्स हमें चाहिए स्टोन प्रोसेसिंग और बिल्डिंग में, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप वर्कर्स हमें चाहिए, पेंटर्स और मैकेनिक, प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्शन वर्कर्स हमें चाहिए। देखिए प्लास्टिक के लिए, ठीक है, और ऑटोमोबाइल का जो मैंने बोला आपको, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप वर्कर, भाई गाड़ियों के डेंटिंग पेंटिंग वाले जो हैं भाइयों सुन लो, गाड़ियों की डेंटिंग पेंटिंग का काम आता है। डिफरेंट टाइप ऑफ पेंटर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ऑयल बेस्ड हैं, कुछ डिफरेंट। आप वर्किंग आज में हमारी टीम को कॉल करो, वैकेंसीज हैं काफ़ी, ठीक है। इसके अलावा प्लास्टिक एंड पेपर प्रोडक्शन वर्कर, अब जहाँ पे प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग होता है, जहाँ पे पेपर का प्रोडक्शन होता है, कागज जहाँ बनता है, उसके लिए वर्कर्स चाहिए, ठीक है। प्लास्टरर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्कर, ठीक है, जो प्लास्टरर होता है कंस्ट्रक्शन के काम में, वो चाहिए। देखिए हमने अंग्रेजी में डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं यार, काम तो वही है जो आप सब करते हो, तो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी, पूछ लो हमारी टीम से वर्किंग आवर्स में। और अगर आप सिविल लाइन के हो, कंस्ट्रक्शन लाइन के हो, ट्रेडमैन के हो, तो या तो आपके लिए वैकेंसी होगी या आने वाली होगी। अब तब तक अपने पेपर रेडी करके रख लो, ठीक है। और ना सिर्फ ग्रीस, अभी हम लोग 1-2 कंट्रीज का और काम ला रहे हैं, लेकिन फिलहाल इस अपॉर्चुनिटी को आप पकड़ लो, आप औरों का वेट मत करो, देखो, ठीक है। अच्छी अपॉर्चुनिटी जब आती है आप उसको पकड़ लो फटाफट। अच्छा दोस्तों, अभी 2-3 दिन पहले मैंने बोला था कि ग्रीस में स्टील फिक्सर्स बहुत अर्जेंसी में चाहिए, ठीक है। आप में से कुछ लोगों ने बहुत जल्दी से रिस्पॉन्ड किया, थैंक यू वेरी मच। और अभी भी कुछ वैकेंसीज चल रही है हमारे पास स्टील फिक्सर्स की, तो जिन लोगों ने टीम से बात कर लिया है और अपने पेपर्स रेडी कर रहे हैं तो वो लोग कर लें, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में मैंने आपको बोला था कि मैं बात करूंगा हॉस्पिटैलिटी की। मैंने आपको पहले एक आइडिया दे दिया कि ये लोग जाएंगे सभी के सभी प्रीमियम ब्रांड्स के साथ काम करेंगे, लग्जरी प्रॉपर्टीज के साथ काम करेंगे, लेकिन इनको हम किस तरह का वीजा दे रहे हैं, 5 years एक्सटेंडेबल, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि ग्रीस का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे कुछ होटल्स खुलते हैं 7 महीने, कुछ 8 महीने, कुछ 9 महीने, कुछ 10 महीने, और कुछ को वो परमानेंट रख भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि होटल बिल्कुल बंद हो जाता है, बाहर से ताला लग जाता है, ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है तो उस हिसाब से वो स्टाफ थोड़ा सा कम कर देते हैं। बाकी के महीनों में आपने क्या करना है, आपको 2 से 3 ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन, 1 महीने की एक्स्ट्रा पगार आपको कंपनी दे रही है, आ जाओ भारत, छुट्टी बना के जाओ, आने जाने की टिकट आपको मिल गई। दूसरा ऑप्शन, जॉब को पैसा मिला है, आप वहीं रह लो, अगर कुछ काम नहीं करना है घूम लो। तीसरा ऑप्शन, आप मेनलैंड में चले जाओ, ठीक है ना। जैसे ग्रीस के टापू जो है, कोस्टल एरिया, वहां पे अधिकतर प्रॉपर्टीज हैं जहां पर हम डिप्लॉय करें, लेकिन मेन एरिया भी तो है ना। अगर आप किचन में, सर्विस में, हाउसकीपिंग में, भाई मेनलैंड में बतेरे काम होते हैं, पार्ट टाइम काम बहुत सारे आप कर सकते हो, क्योंकि आपके पास तो प्रॉपर टीआरसी बनवा रहे हैं हम आपकी, कोई ऐसा तो है नहीं कि आप इलीगल कागजों पर जा रहे हो, प्रॉपर ऑथेंटिक जेन्युइन पेपर्स पे जा रहे हो। तो आपको सारी चॉइसेस मिलती हैं और ये बहुत बढ़िया है उन लोगों के लिए। देखिए आप में से अधिकतर भाई बहन ये चाहते हैं कि सर अगर 12 महीने में या 1.5 साल में, 2 साल में घर आने का ऑप्शन मिल जाए तो इससे बढ़िया ऑप्शन क्या हो सकता है आपके लिए, ठीक है ना। क्या क्या वैकेंसीज एक बार समझ लेते हैं। देखिए हमें एक तो कुक्स चाहिए, कॉमीज 1 2 3, राइट। अच्छा, इन सभी वैकेंसीज के लिए मेल्स और फीमेल्स दोनों की फाइल्स को एक्सेप्ट करेंगे। हमें सर्विस वेटर्स चाहिए सर्विस स्टाफ के लिए। इसके अलावा हमें क्लीनर्स चाहिए, जेनेटर्स चाहिए, यहाँ पर हम मेल्स को मेनली फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा हमें लाइफ गार्ड चाहिए। देखिए दुबई, अबू धाबी में जो सिक्योरिटी के कैंडिडेट्स हैं जो कि यूरोप जाना चाहते हैं, उनके लिए ये वैकेंसी बेस्ट है लाइफ गार्ड्स की, ठीक है। इसके अलावा हमें फ्रंट ऑफिस एग्जीक्यूटिव चाहिए, यहाँ पर हम फीमेल्स की ही फाइल्स को एक्सेप्ट करेंगे। हमें बेल बॉयज चाहिए, रूम अटेंडेंट चाहिए, मसाज थेरेपिस्ट हमें चाहिए। इसके अलावा हाउस कीपिंग स्टाफ, बारटेंडर्स और बरिस्टाज हमें चाहिए दोस्तों। मेंटेनेंस स्टाफ चाहिए होटल्स के लिए। अगेन यहाँ पर हमें प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, इलेक्ट्रिशियंस चाहिए होंगे, मेंटेनेंस वाले। अब मेंटेनेंस वालों में क्या डिफरेंस होता है आपको पता है, जिनके पास अच्छा एक्सपीरियंस होता है 5 साल 7 साल का, ठीक है, जो कि मैप वगैरह को पढ़ लेते हैं, तो वो जाते हैं मेंटेनेंस में। काम बहुत कम और अर्निंग बहुत ज़्यादा, ये काम होता है मेंटेनेंस का, टिप वगैरह भी मिल जाता है इनको। अच्छा, इसके अलावा हमें गार्डनर्स चाहिए। तो ये वैकेंसीज है हमारे पास दोस्तों हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड। सो वंस अगेन मैं आप सभी को यही बोलूँगा कि ग्रीस इज बूमिंग। सही टाइम पर सही कंट्री को जो व्यक्ति चूज कर लेता है, भले ही आपका फेवरेट कंट्री हो, मान लो जर्मनी, आपका फेवरेट कंट्री हो लेट्स से माल्टा, कोई भी, लेकिन वैकेंसी अभी जो आ रखी है आप इसको पकड़ लो भी, ठीक है। क्योंकि माल्टा किसके लिए सही है, उनके लिए सही जिनको इंग्लिश आती है,
और जो होटल लाइन में जा रहे हैं, ठीक है। माल्टा की वैकेंसी तो आती रहती है हमारे पास, माल्टा का वीज़ा का सक्सेस रेट भी बढ़िया चल रहा है, बुल्गारिया की भी आती रहती हैं, ठीक है। तो प्लीज़ शेयर दिस ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स। दोस्तों आपको पता है कि पूरे दुनिया भर के हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है माइग्रेशन के पर्सपेक्टिव से। देखो यूक्रेन रशिया वॉर अभी तक स्टेबल नहीं हुआ, इसराइल वाला जो इशू है इसराइल पैलेस्टाइन का, वो भी थोड़ा सा है ना। देखिए दुनिया में कहीं पर भी जब वॉर होती है, चाहे उसके पीछे जो भी कारण हो, सही गलत की बात नहीं करेंगे, क्यों हो रहा है इस पर बात नहीं करेंगे, लेकिन इसका माइग्रेशन पे क्या इंपैक्ट पड़ता है वो आप लोग समझते हैं। अगर दुनिया में कहीं पर भी युद्ध हो रहा होगा या सही नहीं होगी स्थिति, तो क्या होगा, व्यापार कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा। अगर प्रोडक्शन कम होएगा, व्यापार कम होएगा, तो क्या होगा, लोगों की जरूरतें कम होंगी। अगर लोगों की जरूरत कम होगी तो नौकरियां कम निकलेंगी, माइग्रेशन कम होएगा, और अल्टीमेटली ये हम सबको इंपैक्ट करेगा, पूरी दुनिया को इंपैक्ट करेगा। ये बात आपको समझनी है। तो हम यही प्रे करते हैं कि धीरे धीरे पूरी दुनिया की स्थिति सही हो, सब जगह जो है शांति हो, खुशहाली हो, और फिर से जो है चीज़ें बैक टू नॉर्मल हों, जिससे कि हम भारतीयों को जो है और अवसर मिले पूरे दुनिया भर के देशों में। और हमेशा की तरह मैं आपसे एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आप भारत से विदेश जाएं, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से लाइसेंस ओवरसीज प्लेसमेंट एजेंसी के थ्रू ही जाएं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाइसेंस्ड हो। ध्यान रहे आप जिस भी देश में जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी देख लें, जिस कंट्री में जा रहे हैं सारे डॉक्यूमेंट्स ले लें। और अगर आप हमारे थ्रू जा रहे हैं देन ऑफकोर्स आप समझ सकते हैं कि हर एक चीज़ आपको विद अश्योरिटी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब के अलावा टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर हमारे ऑफिशियल चैनल्स हैं। जो भाई बहन इस ब्लॉग को भारत के बाहर से देख रहे हैं तो आपको जानकर खुशी होगी कि टिकटॉक पर भी हमारा ऑफिशियल चैनल है, वहाँ पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।